Okay, so let's discuss my first full syllabus 1 question paper. ये आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे भी चुके हैं और ये जो पेपर बनाया है मैंने वो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं मैंने मैक्सफोर्ड के पेपर से, पिछले साल का मैक्सफोर्ड का पेपर है ये। तो जो भी बच्चे मैक्सफोर्ड के हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है कि उन्हें पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस मैक्सफोर्ड में आते हैं। Okay, so after reading every question, I'll be giving you 2 to 3 seconds ताकि आप guess कर सको कि क्या आंसर हो सकता है, and then I'll be telling you the answer. So let's see the first question. Identify the incorrect pair of emotions given by Plutchik. ठीक है? Joy या sadness, acceptance या denial, fear, anger, surprise या anticipation. Correct answer is B. एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस डिनायल। ठीक है, तो कौन सा जो है पेयर ऑफ इमोशंस इनकरेक्ट जो है इसमें से वो है एक्सेप्टेंस और डिनायल। मूविंग टू चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, डैश रेफर्स टू द स्टेट विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव्स बिहेवियर टूवर्ड्स सम गोल। ऐसी क्या चीज है जो हमें ड्राइव करती है, एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बेसिक इमोशंस। बेसिक इमोशंस में कौन कौन से इमोशंस आते हैं? एंगर, डिस्गस्ट, सरप्राइज या फिर ऑल ऑफ द अबव, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Moving to question number 4, the bottom-up approach to perception pays emphasis on the perceiver, सेंसरी एक्सपीरियंस, फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई और कॉग्निटिव स्टाइल्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई, क्योंकि जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है वो फोकस करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से फिर वो होल पर जाती है, क्योंकि हम बॉटम अप की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से होल पर जा रही है, तो दैट मीन्स फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई इज द करेक्ट आंसर। Next question is, Aditya is a singer. Alka believes that all singers are extroverts. She is therefore sure that Aditya will be extrovert. Which kind of reasoning is she using? तो सही आंसर है इसका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी एजम्पशन से फिर जाते हैं कंक्लूजन पर। तो उसने अज्यूम कर लिया कि सारे के सारे सिंगर्स जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, बट जरूरी ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये हुई डिडक्टिव रीजनिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6th क्वेश्चन है, एलन इज एबल टू रीजन हाइपोथेटिकली एंड थिंक एब्स्ट्रैक्टली इन हिज मैथ्स क्लास. This indicates that he is in the dash stage of Piaget's cognitive development. Now you can guess which of this is there. So the answer is क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर? द आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकली सोच पा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, तो ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, दैट इज जब आप एडोलेसेंट बन जाते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एसटीएम इंफॉर्मेशन एंटर्स द एलटीएम थ्रू, यहां पर हम बात कर रहे हैं वो सारे कंट्रोल प्रोसेसेस की। तो कंट्रोल प्रोसेसेस कौन सा है जिससे एसटीएम से इंफॉर्मेशन एलटीएम में जाती है? वो है इलैबोरेटिव रिहर्सल। जब आप बार बार किसी चीज को अच्छे तरीके से समझते हो, डेप्थ में समझते हो, तो आप उसको एलटीएम में ट्रांसफर कर पाते हो।
Moving on to next question, the concept of cognitive map in latent learning given by dash. तो जिसने latent learning दी उसी ने जो है obviously cognitive map का भी concept दिया होगा, and that is Tolman. Moving on to next question. A baby throws up his hands and bends his back backwards and gets started whenever he hears a loud sound. The reflex action the baby is demonstrating is dash and that generally disappears in dash. तो यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी गई हैं. एक तो आपको रिफ्लेक्सिव बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्स है और वो डिसअपियर कब होता है. तो ये है, इसका आंसर है मोरो, जो कि 6 to 7 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है. जब बच्चा लाउड नॉइज सुनता है तो वो अपने हाथ पैर जो है वो बाहर की तरफ मारता है. ओके, moving on to next question. A researcher wants to explore the behavior of Birhor tribal community members. He established a controlled setting where the members were exposed to a dangerous situation. What should be the dependent variable in this experiment? ठीक है, अब रिसर्चर को क्या देखना है? बिरहोर ट्राइबल कम्युनिटी का बिहेवियर देखना है और एक कंट्रोल सेटिंग में देखना है जब हम उसको डेंजरस सिचुएशन में डालते हैं. तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हम देख रहे हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम एक्चुअली देखना चाहते हैं, वो बिहेवियर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका अफेक्ट जो है जिसका अफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आएगा. हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हम एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं. तो देखा जाए तो जो आपका आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही है कि वो क्या देखना चाहते हैं. डेंजरस सिचुएशन में उनका क्या रिप्लाई होता है, उनका क्या बिहेवियर होता है. तो जो आंसर है इसका वो भी है बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी मेंबर. हम यही देखना चाहते हैं, हम कम्युनिटी मेंबर का बिहेवियर देखना चाहते हैं. तो देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर था. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफन पीपल ट्राई डेस्परेटली टू गेट क्लोज टू अदर पीपल टू सीक देयर हेल्प एंड टू बिकम मेंबर्स of their group. It involves motivation for social contact and is known as, this is from chapter 8. तो ये क्या है? नीड फॉर एफिलिएशन. अब बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है कि आपने नीड फॉर फ्रेंडशिप कर दिया, लेकिन नहीं, हमें वही टर्म देखनी है जो टर्म आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, यानी कि हमारे नोट्स में मैंने जो आपको दे रखी है, आपको वही टर्म देखनी है, एंड दैट इज नीड फॉर एफिलिएशन. Next question is, which of the following is the term for describing a child's one word utterances? ये ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था कि इसमें क्या चीज होगी. ठीक है, अब इसमें ज्यादातर बच्चों ने बैबलिंग कर दिया था, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने इस चीज को पढ़ा है कि हॉलो फ्रेजेस. हॉलो फ्रेजेस कौन से होते हैं कि बच्चे एक दो वर्ड सीख जाते हैं और एक दो वर्ड्स यूज करके ही अपनी बातें जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को या फिर उसे समझाते हैं. तो बैबलिंग क्या होती है? बैबलिंग इज जब बच्चा मा ता ता सा ऐसे करके बोल रहा है, तो इसमें वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा ना. हॉलो फ्रेज इज द राइट आंसर, क्योंकि उसको एक वर्ड आ जाता है या दो तीन वर्ड्स आ जाते हैं जिससे वो समझा देता है. वॉन्ट आइसक्रीम, अब इसमें उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला लेकिन दो वर्ड्स बोले और उसी में आप समझ गए. ठीक है, या फिर अगर उसने सिर्फ आइसक्रीम भी बोला तो उससे भी पेरेंट्स समझ जाएंगे कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए. ठीक है, moving on to next question. Which type of thinking involves approaching a problem with a single correct solution? Single correct solution यानी कि close ended questions होते हैं इसमें. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, डाइवर्स आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास में एक ही आंसर होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है. Now next question is, according to dash, children are born with universal grammar. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज नेओम शॉम्स्काय. ठीक है,
क्योंकि नोम चॉम्स्की ने ही बोला था कि जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सल ग्रामर के साथ में पैदा होते हैं, मतलब उन्हें ऑलरेडी आता है सब कुछ, बस आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। ओके, देन कमिंग बैक टू सेक्शन बी, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी या फिर व्हाट इज अ मेंटल प्रोसेस। अब डिफाइन साइकोलॉजी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक तो आपको सबसे पहले लिखना है कि कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है साइकोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेक्स्ट 1 मार्क इज फॉर योर डेफिनेशन जो आपके नोट्स में ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। या फिर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो व्हाट इज अ मेंटल प्रोसेस, अगेन आपके नोट्स में ये चीज गिवन है कि मेंटल प्रोसेस में जो जो चीजें आपको कवर करनी है, 3-4 पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स आपको नोट्स के अंदर गिवन है वो जरूर लिखना है। नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैंने दिया है उसी में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शनल फिक्सेडनेस। अगेन फंक्शनल फिक्सेडनेस में मुझे जो चाहिए वो आपसे डेफिनेशन चाहिए जो कि आपकी नोट्स में गिवन है। इसके अलावा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि अगर बाय एनी चांस किसी टीचर को चाहिए एग्जाम्पल, तो आपने एक लेंथ भी दे दी, थोड़ा सा लेंथी 35 to 40 वर्ड्स का आपने क्वेश्चन आंसर दे दिया है। उसके अलावा वैसे तो डेफिनेशन ही काफी है, बट एग्जाम्पल लिख दो सेफर साइड के लिए। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स। अगेन टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स, ये आपके इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं और हमें कॉन्सेप्ट्स क्यों फॉर्म करने हैं। कॉन्सेप्ट्स हमें इसलिए फॉर्म करने होते हैं क्योंकि वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और आपका काम क्विकली हो जाता है। तो मुझे दोनों पॉइंट्स चाहिए, पहले बताओ कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद में बताओ जो कि डेफिनेशन है बोल्ड्स में गिवन है आपके नोट्स में, उसके बाद में मुझे बताओ कि क्यों हमें चाहिए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स की नीड क्या है। तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। देन डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। अगेन दोनों की डेफिनेशंस आपको गिवन है, उसके अलावा एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको नोट्स के अंदर गिवन है। आप उसका डिफरेंशिएशन का टेबल खुद से बना सकते हो और बहुत बारी ये क्वेश्चंस मेरे बाकी के जो भी हम हर हफ्ते टेस्ट ले रहे थे उसके अंदर भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कंट्रोल प्रोसेसेस। कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होते हैं मुझे ये जानना है। जब मैंने आंसर शीट्स आपकी चेक करी थी तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे ये लिख कर दे रहे हैं कि चंकिंग, इलैबोरेटिव रिहर्सल्स, ये सब कंट्रोल प्रोसेसेस हैं। नहीं, आपका आंसर शुरू होगा कि सेलेक्टिव अटेंशन। सबसे पहले कंट्रोल प्रोसेसेस होते क्या हैं, ठीक है, किसने दिए, उसके बाद में आप उनको नेम करो कि सेलेक्टिव अटेंशन एक कंट्रोल प्रोसेस है, उसके बाद में चंकिंग आता है, इलैबोरेटिव रिहर्सल आता है। वो आपको जो भी नाम करना है आप नाम करो, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कंट्रोल प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मुझे डेफिनेशन चाहिए कि एसटीएम से एलटीएम में चीजें डालने के लिए या फिर सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में चीजें ट्रैवल जो करती हैं वो कंट्रोल प्रोसेसेस के थ्रू ही करती हैं। तो मुझे ये आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। उसके अलावा आप नाम लिख रहे हो, अच्छी बात है, वो 1 नंबर उसका आपको मिल ही रहा है, लेकिन 1 नंबर डेफिनेशन का है, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अब इसके अंदर जो मेन बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी वो ये हुई थी कि दुर्गानंद सिन्हा वाला लिखना है या कौन सा वाला लिखना है। मेरे को चाहिए डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, जो कि आपके नोट्स के अंदर एक प्रॉपर हेडिंग थी, उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स लिख रखे थे कि कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कब जाके पहली यूनिवर्सिटी खुली, कब जाकर पहली लेबोरेटरी खुली। मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए, दुर्गानंद सिन्हा वाले फेजेस मुझे नहीं चाहिए। उसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि उन्होंने किस फेज में डिस्क्राइब किया, उन्होंने किस फेज में डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग से क्वेश्चन हो सकता है। मुझे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाला चाहिए। Okay, next is how can you differentiate scientific psychology from the popular notions about the discipline of psychology। अब ये NCERT का ही क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने अलग से आप लोगों को जो है लिखवाया भी था, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ एक बारी। This was the answer
कि साइंटिफिक साइकोलॉजी और पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इट इज साइंटिफिक साइकोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। पॉपुलर नोशंस में क्या है? इट यूजेस कॉमन सेंस नॉलेज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। Second point, it explains the psychological phenomena systematically on the basis of empirical data. Second point, popular notions about psychology, it explains the phenomena on the basis of experience, sayings or beliefs. Third point है, it studies pattern of behavior that can be predicted before they occur. Popular notions में है, it explains events in hindsight after they occur. तो इस तरीके से आपको जो है ये चीज लिखनी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी जब मैं पढ़ा रही थी मैंने तभी ये चीज नोट्स में लिखवा दी थी, क्योंकि ये मोस्ट रेकरिंग क्वेश्चन है। तो ये प्लीज पढ़ के जाना, और ये यहां से पढ़ना है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेरिएबल, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगेन मेरे को वेरिएबल की डेफिनेशन चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई पेन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अपने आप में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो भी उसके पॉइंट्स हैं कि आप उसे मेजर कर सकते हो, आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो, मुझे वो सब चाहिए। उसके बाद में डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अगैन इसमें जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सप्लेन करोगे, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ बच्चों ने इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी लिखा है, गुड, वेरी गुड, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं भूल सकते। तो ये मत सोचना कि हमने इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स लिख दिए तो काम बन जाएगा, नहीं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अगर ऐड करने हैं तो वो आपकी ऑप्शन है, ठीक है। 3 नंबर का ये पूरा होता है। पहला नंबर है आपका वेरिएबल को डिफाइन करने का, बाकी के जो 2 नंबर हैं आपके वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के हैं, क्योंकि अपने आप ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है 2 पॉइंट्स हैं। Moving on to next question. Students with strong attendance records also have higher grades. Using the above given hypothesis, explain the correlation research method in detail. अब यही सेम एग्जाम्पल मैंने लेक्चर के टाइम पे यूज किया था। आपको इसमें कोरिलेशन रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ कि कोरिलेशन रिसर्च है क्या करता है वो, हम उसमें क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। देन उसके अंदर आप कोरिलेशन रिलेशनशिप को समझाओ, कोफिशिएंट कोरिलेशन की बात करो, कोफिशिएंट कोरिलेशन में नंबर्स क्या होते हैं वो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। उसके बाद में आप जाओगे कि किस तरीके के टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, जो इनवर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, जीरो रिलेशनशिप है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। लेकिन आप कोरिलेशन रिसर्च को तो पहले समझाओ कि वो क्या है और उसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। जब आप मेन इंट्रो ही नहीं दे रहे हो तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। एम आई क्लियर? देन नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू सेक्शन डी. You want to study how music helps students cope with stress and anxiety in their daily lives. Explain the steps that you would follow to conduct the research. To conduct the research. यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया जब मैं आप लोगों की आंसर शीट्स चेक कर रही थी। मुझे सिर्फ एक या 2 बच्चे ने आंसर दिया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो यहां पर आंसर आना है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। यहां से आंसर निकलेगा। आप लोग पता नहीं मुझे क्या ही दे रहे हो, कोई कुछ दे रहा है आंसर में, कोई कुछ दे रहा है। करेक्ट आंसर यहां से निकलेगा, क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब हम किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, इसके अंदर के वो 4 पॉइंट्स आएंगे कि आप पहले हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर आप डेटा कलेक्शन करोगे, फिर आप कंक्लूजन या एनालिसिस लेकर आओगे और फिर आप रिवाइज करोगे पूरी रिसर्च को। ये 4 पॉइंट्स, तभी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट इज डिस्कस रिफ्लेक्सेस इन न्यूबॉर्न। अब सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मुझे सबसे पहले चाहिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताओ कि रिफ्लेक्स क्या होते हैं, तो एक तरीके से रिफ्लेक्स को आप डिफाइन करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, जो कि एक टेबल दे रखा है मैंने कि किस किस तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं। उस टेबल पे जाने से भी पहले आपको क्या करना है, आपको उसका रिफ्लेक्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है वहां से लेना है कि कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर पहले से ही होते हैं, जैसे कि यॉन करना, आइज ब्लिंक करना, ये सब भी रिफ्लेक्सेस का ही पार्ट है ना, तो आप उसको भी इंक्लूड करोगे तभी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंट्रो मुझे पूरी चाहिए, इंट्रो नहीं दोगे तो 1-1.5 नंबर तो वहीं चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वो पूरा का पूरा टेबल आना चाहिए कि कौन से रिफ्लेक्स एक्शन की हम बात कर रहे हैं और उस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है और वो डिसअपियर कब होता है, वो पूरा का पूरा टेबल इस क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिलिंक्वेंसी, हाउ कैन वी रिमूव डिलिंक्वेंसी। अगेन इंट्रो चाहिए मुझे यहां पर भी कि एक तो सबसे पहले जो मेजर कंसर्न्स हैं एडोलेसेंस के, उसका 1-2 लाइन में इंट्रो लिख दो कि क्या मेजर कंसर्न्स हैं। उसके बाद में डिलिंक्वेंसी को बताओ कि डिलिंक्वेंसी क्या होता है, एंड देन उसी के जस्ट नीचे जब मेजर कंसर्न्स वाला ओवर हो जाता है, उसी के जस्ट नीचे मैंने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं कि क्या सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। गुड रोल मॉडल आपको बच्चे को प्रोवाइड करना होगा, उसके सेल्फ एस्टीम पे आपको वर्क करना होगा, उसके सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आपको, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है डिलिंक्वेंसी को डिफाइन करने का, उसको समझाने का कि उस डिलिंक्वेंसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और 2 नंबर है उसके सॉल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ डेवलपिंग चाइल्ड। आपको यहाँ पर कॉग्निटिव चेंजेस बताने हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव चेंजेस में आप पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखोगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में लिखोगे। अब शॉर्ट में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप मेन पॉइंट्स ही उसमें सिखाए जा रहे हो, नहीं। अगर आप उसमें एनिमिज्म, अगर आप उसमें ईगोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हो, तो ईगोसेंट्रिज्म में आप बताओ ना कि आगे इसमें एनिमिज्म भी आता है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं आपको वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद में सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन में क्या होता है, क्रिस्प लिखना है, लेकिन ये नहीं है कि आप पॉइंट्स दिखा जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन ई पे आ जाते हैं। Development does not take place in a vacuum. It is always embedded in a particular socio-cultural context. Transition during one's lifetime, such as entering school, becoming an adolescent, finding jobs, marrying, having children, retirement, etc., all are joint functions of the biological changes and changes in one's environment. The environment can change or alter during any time of the individual's lifespan. Explain contextual view of development. आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर्स का कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। और एंड में आपको नोट्स में मैंने एक डायग्राम भी दे रखा है, वो डायग्राम बनाओगे, आंसर प्रेजेंटेबल लगेगा। ऑल्सो मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए और उसके बाद में मुझे कंक्लूजन भी चाहिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। All of us desire to possess an excellent memory system that is robust and dependable. Who, after all, likes to face situations of memory failures that lead to so much anxiety and embarrassment? After learning about various memory related processes, you certainly would like to know how your memory can be improved. State strategies to improve memory. अब यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं strategies और 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर सारी की सारी strategies आएंगी जितनी भी आपके नोट्स में अवेलेबल है। अब वो PQRST तक आएगी, ठीक है। आपने जहां से पूरा टॉपिक शुरू हो रहा है उसके बाद में आपको PQRST भी इसके अंदर इंक्लूड करना है।
चंकिंग, कीवर्ड, एवरीथिंग, निमोनिक्स का पूरा जो भी टॉपिक है वो इंक्लूड करोगे। उसके बाद में PQRST तक आपको इसका पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन F। फर्स्ट केस स्टडी है, मेमोरी रेफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। इट माइट बी नेसेसरी टू होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. For example, you use your memory to retain an unfamiliar telephone number till you have reached the telephone instrument to dial. Or for many years, you still remember the techniques of addition and subtraction which you perhaps learned during your early schooling. 30 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और आपको 1 नंबर फ्री फंड का है यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज डिफाइन एनकोडिंग एंड स्टोरेज। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। एनकोडिंग की डेफिनेशन चाहिए मुझे, स्टोरेज की डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन नहीं दोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल, 1 नंबर डेफिनेशन एनकोडिंग का है, 1 नंबर स्टोरेज की डेफिनेशन का है, सिंपल। नेक्स्ट इज अगेन, ये वाली इतनी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफाइन लर्निंग, लर्निंग को डिफाइन करना है। अगेन 1 नंबर फ्री का है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपको। डेफिनेशन दोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लर्निंग। फीचर्स ऑफ लर्निंग में आप 3 फीचर्स लिखोगे, और मुझे तीनों के तीनों चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 2 फीचर्स लिखकर बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। आपको तीनों फीचर्स लिखने हैं, तब जाकर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड देखा जाए तो ये काफी इजी क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा ही अपना बनाया हुआ है, लेकिन कौन से स्कूल से ले रखी हैं मैंने क्वेश्चंस वो मैं तब बता दूंगी।